तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है वो मिसो के साथ अपनी फैमिली को इमेजिन कर रहा होता है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इमेजिन कर रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके डैड ने बताया था कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो लोग बाहर जाकर अपने बिजनेस को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त ब्लैक डेथ अलायंस वो जो है वो सिचुआन के लीडर है। ब्लैक डेथ अलायंस के जो लोग हैं वो हमारी टैंग फैमिली के बिजनेस ट्रेडर्स को बाहर जाकर बिजनेस करने की इजाजत नहीं देते। तो मुझे यहाँ पर इस मसले को भी हल करना होगा। चाहे जहां पर ब्लैक डेथ अलायंस के लोगों ने डायरेक्टली हिमालय ब्रिलियंस डीमन की तरह डायरेक्टली हमारे टैंक फैमिली को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वो ब्लैक डेथ अलायंस के लोग ही थे, यानी ब्लैक डेथ अलायंस के डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का माकिनो और उसके 300 लोग, वो सभी लोग जो मेरे पर अटैक करने के लिए आए थे वो सभी लोग ब्लैक डेथ अलायंस से थे। मतलब यह है कि अगर वो डायरेक्टली हमारे दुश्मन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग हमारे दुश्मन जरूर है। ब्लैक डेथ अलायंस इस वक्त हमारी टैंक फैमिली के पूरी तरह से काबिज और इस तरह से सिचुआन के ऊपर राज कर रही है। और एक ना एक दिन तो ब्लैक डेथ अलायंस, डीमन कल्ट और हमारे टैंक फैमिली के दरमियान में फाइट होकर ही रहेगी। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में सिम्वा हाल का दिखाया जाता है। सिम्वा हाल जो होता है वो ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी में शामिल है और वहां पर सिम्वा हाल की पैलेस की जो मास्टर होती है वो सामने बैठी होती है और उसके सामने उसके नौकर होता है। वो उससे कहती है मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि टैंक फैमिली में जो कुछ भी होगा उसकी रिपोर्ट तुम मुझे आकर दोगे, और इस वक्त तुम मुझे लेट आकर रिपोर्ट दे रहे हो। क्या तुम मुझे ये नहीं बताना चाहोगे कि वहां पर अचानक से क्या हो रहा है, कि टैंक फैमिली इतनी तेजी के साथ राइज क्यों कर रही है? तुम इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं बताना चाहोगे? तो वो बंदा घबरा कर उसके सामने बैठा होता है, जबकि इसी के साथ ही सिम्वा हाल की मास्टर जो होती है, मास्टर सिम्वा कहती है हालांकि मास्टर किलजून ने मुझे यहाँ पर सख्ती से मना किया है कि टैंक फैमिली के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना, क्योंकि टैंक फैमिली मैं उसे आगे जाकर कुछ ना कुछ यूज करने वाला हूँ। इसी वजह से माकिनो ने उसके खिलाफ जो कुछ भी किया वो उसका अपना पर्सनल ग्रज था और मारा गया, तो ये खुद उसके ऊपर आता है। यहीं पर एक दूसरे मास्टर को दिखाते हैं जिसका नाम योप इंजे होता है। तो योप इंजे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर टैंक फैमिली से दूर रहना चाहिए। मास्टर किलजून ने हमें यहाँ पर उससे दूर रहने का कहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसमें बीच में नहीं आ सकते। लेकिन मास्टर सिम्वा जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसके हाथ में जो सेब होता है वो सामने लड़के की तरफ देव मारती है और बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। तो वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर और क्या करूँ। इसके साथ ही वो सोच रही होती है कि टैंक फैमिली का नया क्लैन हेड और उसके साथ साथ फ्यूचर टैंक क्लैन हेड वो दोनों इस वक्त या फिर फायर राम या फिर फायर राम के करीब पहुंच चुके हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी इसके बावजूद मास्टर किलजून ने यहाँ पर मुझे मना किया है कि मैं टैंक फैमिली के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ? हमें यहाँ पर माकिनो का बदला भी तो लेना है। उन लोगों ने माकिनो को बड़ी आसानी से मार डाला, सिर्फ व सिर्फ माकिनो को नहीं बल्कि योन भी वहां पर जाकर मारा गया। मुझे उन दोनों का बदला लेना है। मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर साथ ही उसे याद आता है कि मास्टर किलजून ने वहां पर कहा था कि जाओ जाकर उनको एक लेटर देकर आओ कि वहां पर बहुत ही जल्दी सिचुआन की मीटिंग होने वाली है। सभी एल्डर्स को वहां पर इनवाइट किया जाता है, साथ ही टैंक फैमिली के हेड को भी इनवाइट किया जाता है। तो यहीं पर मास्टर सिम्वा हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब जबकि मीटिंग होने वाली है तो हो सकता है कि उस मीटिंग में मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर सकूं। मिस सिम्वा कहती है कि मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को नहीं इग्नोर कर सकती। मास्टर किलजून ने मुझे मना किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं भी अपनी आंखों को बंद करती हूँ तो मुझे माकिनो की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। माकिनो और योन चिल्लाते हुए मुझे कहते हैं कि मेरी मदद करो, यहाँ पर हमारा बदला लो। तो मैं यहाँ पर उस टैंक फैमिली के यंग मास्टर को जरूर मार डालूंगी और साथ ही पूरी की पूरी टैंक फैमिली को इरेडिकेट कर दूंगी। यहाँ पर अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर उतारने वाली हूँ। फिर साथ ही मिस सिम्वा जो होती है सामने उस नौकर की तरफ देखती है जो पहले से बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मास्टर सिम्वा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर सिर्फ खबर देने में थोड़ा सा लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे मत मारें। लेकिन इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से आग निकलना शुरू हो जाती है और इसी के साथ वो लड़का जलकर खाक हो जाता है। तो मिस सिम्वा वहीं पर बैठे बैठे अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस लड़के को जलाकर हाक कर देती है। फिर साथ ही कहती है कि अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि टैंक फैमिली का वो लड़का क्या कर सकता है। मैं उसके लिए यहाँ पर एक स्टेज प्रिपेयर करूंगी और उसके साथ ही देखूंगी कि वो लड़का क्या कुछ कर सकता है, उसकी एबिलिटीज क्या है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एल्डर्स अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं। तो मूनचान के फादर जो होते हैं वो अपने अंकल के पास बैठे होते हैं जो कि एक एल्डर होते हैं। वो तीनों वहां पर बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है अंकल बताओ कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। यहाँ पर योंग म्योंग की मदर टैंग जी है फैमिली की हेड बनी है। हमारी पोजीशन फैमिली में और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। तो सेकंड एल्डर जिसका नाम टैंग म्योंगशिन होता है उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए, तुम्हारे इस कमीने बेटे की वजह से यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो योंग म्योंग को बहुत ही बुरी तरह से तंग किया करता था और ऊपर से तुम्हारा बेटा जो कि कंपटीशन के दौरान उसे एक लड़के को मार भी नहीं सका। अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करता तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये फैमिली का हेड बन चुका होता। वो चलाकर उस मूनचान के ऊपर सारे का सारा इल्जाम डाल देते हैं। तो वो भी अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि ये बुढ़ा खुसट कहीं का अपना सारे का सारा इल्जाम मेरे पर डाल रहा है। हालांकि एल्डर होने के नाते जी यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। ये योंग म्योंग ना ही उसकी मदर के खिलाफ कुछ कर सकता है, लेकिन सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। साथ ही मूनचान अपने बारे में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अपने बाजू को रिपेयर कर सकूं। एक बार मेरा बाजू ठीक हो जाए तो उसके
बाद उस योंग म्योंग को मैं अपने हाथों से मारूंगा। टैंक योंग म्योंग जब मर जाएगा, रास्ते से हट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पावरफुल मैं बचूंगा। तो मूनचान के फादर अंकल से कहते हैं कि अंकल एल्डर मुझे बताएं कि अब हमें आगे क्या करना है। बाकी के सभी एल्डर्स की तरह हमारे लिए भी यहाँ पर अपनी फोर्सेस को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। उसने हमारे रिसोर्सेज को बंद कर दिया है। तो एल्डर उसे कहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा। तो उसके अंकल उसे कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोग फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल के उस सीक्रेट रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर 10 खास पॉइजन को सील करके रखा गया होता है। तो वहां पर बाहर 2 गार्ड्स होते हैं और तीसरा गार्ड वहीं पर खड़ा होता है। तो वो हमारे योंग म्योंग से कहता है कि सेक्टर लीडर आप यहाँ पर हमारे पॉइजन की सेंचुरी को देखने के लिए आए हैं, प्लीज वेलकम। योंग म्योंग सोच रहा होता है कि इस जगह को पहले ग्रैंड एल्डर मैनेज किया करते थे, जहाँ पर जितने भी पावरफुल पॉइजन यानी 10 पावरफुल पॉइजन जो खतरनाक और डेंजरस पॉइजन है ग्रैंड एल्डर की निगरानी में रखा गया था। लेकिन उनके मरने के बाद अब ये स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल की निगरानी में आ चुके हैं, यानी कि मैं जब चाहे यहाँ पर अंदर आ जा सकता हूँ। वहाँ पर जितने गार्ड्स होते हैं वो सभी गार्ड्स हमारे योंग म्योंग को देखते वहाँ पर उसको ग्रीट करते हैं। तो हमारा योंग म्योंग उनसे कहता है कि तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, सारा दिन यहाँ पर खड़े रहकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इस जगह को बहुत ही अच्छे से गार्ड कर रहे हो, मैं तो इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। इसी के साथ एक गार्ड अपने पास से क्रिस्टल को निकालता है और उसे कहता है कि सर आपको इस क्रिस्टल को अपने पास रखना होगा, इससे पहले कि आप इस रूम के अंदर जाएं, इस तरह आप नहीं जा सकते। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि ये क्या चीज है। तो वो गार्ड उसे बताता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल पर्ल है जिसको आप अपने मुंह के अंदर रखेंगे। अगर आप इसको मुंह के अंदर रखेंगे तो इस कमरे के अंदर जितनी पॉइजनस एयर है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ये कैंडी डोर की तरह काम करता है। योंग म्योंग उसे कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो गार्ड उसे कहता है लेकिन क्यों, आपको ये क्यों नहीं चाहिए। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर इसको अपने मुंह के अंदर रखकर अंदर जाना पड़ता है, इसका मतलब यह है कि ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पर आते होंगे, वो भी यहाँ पर इसको अपने मुंह के अंदर रखकर बाहर जाता होगा यानी अंदर जाता होगा और उसके बाद इसे इसमें निकाल कर वापस देता होगा। जब इतने सारे लोगों ने इसे गंदा किया हुआ है तो मैं इसे अपने मुंह में नहीं रखूंगा। गार्ड उसे कहता है नहीं नहीं सर, जब भी कोई यहाँ पर इसको अपने मुंह के अंदर रखकर बाहर लाता है तो उसके बाद हम इसे धोकर साफ करते हैं और ये बिल्कुल साफ है, आप इसे रख सकते हैं। योंग म्योंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होने वाला क्योंकि मैं पॉइजन से इम्यून हूँ। गार्ड उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर टैंक फैमिली का रूल है, आपको इस क्रिस्टल को मुंह में दबाकर ही जाना होगा, इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते, चाहे आप पॉइजन से इम्यून ही क्यों ना। फिर साथ ही हमारा योंग म्योंग उसके सर में मुक्का मारता है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। योंग म्योंग बाकी के गार्ड से कहता है कि चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। गार्ड कहता है हाँ सर मैं खोल देता हूँ। तो दरवाजा खुलता है, हमारा योंग म्योंग अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है तो वहाँ पर बहुत सारा पॉइजन होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि यहाँ की हवा तो बहुत ही बुरी तरह से टॉक्सिन है कि अगर कोई आम इंसान यहाँ पर आएगा बिना उस पर्ल के तो वो यहाँ पर अंदर आते ही सांस लेते ही मर जाएगा। इसी वजह से तो वो गार्ड यहाँ पर मुझे वो ऑर्ब देकर ही भेज रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, वो नहीं चाहते होंगे कि उनका यंग मास्टर यहाँ पर अंदर आते ही मर जाए। योंग म्योंग कहता है कि हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी माँ की बताई हुई स्पेशल कंसीलमेंट टेक्निक के साथ अपनी बॉडी को कंसील किया है, अपनी पावर्स को कंसील किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा अजीब है और यहाँ पर बाकी सभी लोगों के लिए जो पॉइजन है मेरे लिए तो ये पावरफुल एनर्जी है कि मैं सारे पॉइजन को बॉडी में एब्जॉर्ब करके इसको इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकता हूँ। मेरे लिए तो ये एरिया जन्नत से कम नहीं है। तो यहाँ पर आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हवा के अंदर जितना पॉइजन है उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। योंग म्योंग कहता है कि अपनी एनर्जी को सील करने के बाद अगर मैं यहाँ पर दोबारा से अपनी एनर्जी के बराबर की पावर्स को यूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारी पावरफुल एनर्जी कंज्यूम करनी होगी और उसके लिए मुझे यहाँ पर किसी ओरिजिनल पॉइजन को पीना होगा 10 पॉइजन के बराबर हो। लेकिन मैं यहाँ पर इस पॉइजन को अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा योंग म्योंग यहाँ पर से कौन सा पॉइजन लेगा जिससे वो अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सके।